बस की यात्रा पाठ क्लास 8 का पढ़ेंगे। यह महान व्यंग्यकार हरशंकर परसाई जी द्वारा लिखा हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार की जो परिवहन व्यवस्था है उस पर व्यंग्य किया गया है कि वो कितनी खराब है। सड़कों पर चलने वाली बसें कितनी जर्जर हो चुकी हैं, जानलेवा हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी चूँकि जनता को कोई विकल्प नहीं है किसी अन्य साधन से वो यात्रा कर सके, उसे जान जोखिम में डाल करके बसों में यात्रा करनी पड़ती है। यह पाठ इसी व्यंग्य पर आधारित है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देगी। तो ये पन्ना, सतना, जबलपुर ये मध्य प्रदेश के शहर हैं। लेखक अपने मित्रों के साथ पन्ना से बस पकड़ना चाहता है जो सतना पहुंचाएगी, और वहां से जबलपुर होते हुए वो ट्रेन से अपने घर पहुंच जाएंगे। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना है, यानी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था, यानी बस से जाने के अलावा और उनके पास कोई साधन नहीं था। लोगों ने ये सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस पर से सफ़र नहीं करते हैं, यात्रा नहीं करते हैं। क्या कारण है? क्या हो सकता है? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है, यानी बस स्वयं में अपने आप में डाकू है, यानी वो सब कुछ लूट लेती है। अब यहाँ बस के डाकिन होने का तात्पर्य क्या है, ये इसमें आगे की कहानी में छिपा हुआ है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी श्रद्धा भाव जागृत हो गया उस बस को देखने से। खूब वयोवृद्ध थी। वय माने होता है उम्र, वृद्ध माने बुढ़ापा, यानी वो उम्र में काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। सदियों के अनुभव के निशान लगे हुए थे उसके बॉडी पे, उसके शरीर पे, यानी काफ़ी चोट के, एक्सीडेंट्स के निशान उस पर लगे हुए थे। शायद लोग इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते हैं कि इस वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये चूँकि बस बहुत ही खटारा है, बहुत ही जर्जर हो चुकी है, इसमें यात्रा करना उचित नहीं है, यानी सहज और सुगम यात्रा नहीं होगी। लेकिन लेखक ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा है कि चूँकि ये बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए इसके ऊपर सवार होकर के यात्रा करना उचित नहीं होगा, इसे कष्ट होगा। हाँ, यह बस पूजा के योग्य थी, यानी इसे तो संग्रहालय में रख देना चाहिए या मंदिर में स्थापित कर देना चाहिए और उसकी पूजा की जानी चाहिए। ऐसी बस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, यानी इतनी खराब और खटारा बस पर। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, यानी बस जिस कंपनी की थी, जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी की थी, उसके जो पार्टनर थे वो भी उस बस से जा रहे थे, इतनी खराब बस पर। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी। वो उस व्यंग्य को नहीं समझ पाए, लेखक के प्रश्न के गूढ़ अर्थ को नहीं समझ पाए। लेखक का ये मानना था कि इतनी खराब और जर्जर बस क्या वाकई चलती है? इंजन उसका स्टार्ट होता है? अभी चलेगी? हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? उस कंपनी के हिस्सेदार ने जवाब दिया, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। वही अर्थ है कि कहने का मतलब इतनी जर्जर और ख़राब बस क्या वाकई अब चलने योग्य बची है, जिसे सड़क पर उतारा जा सके, जिस पे सवारियों को ढोया जा सके, उनकी जान को जोखिम में डाला जा सके। हम बैठ गए। हम आगा पीछा करने लगे, यानी सोचने लगे कि ऐसी बस से जाएं या ना जाएं। लेकिन चूंकि सुबह घर पहुंचना था और कोई साधन नहीं था, इसलिए डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, यानी बस को इस रास्ते का बहुत अनुभव है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी जो नई बसें हैं, नई नवेली दुल्हन के लिए भी, युवा उम्र के लिए, कि जो युवा उम्र की या नई बसें हैं उनसे ज़्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि इसे रास्तों के अनुभव हैं, इसने बहुत धक्के खाए हैं इस रास्ते में। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर के चलेगी, यानी हमें बेटों जैसा ये ख्याल रखेगी। हम बैठ गए और जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो, यानी अब उन्हें भविष्य में दोबारा ना मिलने की आशा होगी, अब ये मिलेंगे नहीं, क्या हम ये सारे मर जाएंगे, ऐसी उन्हें अंदर से डर लग रहा था। उनकी आंखें कह रही थी, कोई भी विदा करते हुए शब्द तो नहीं कहेगा कि आप दोबारा अब नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा लगा कि कहा कि आना जाना तो लगा ही रहता है, इस संसार में जो आया है वो जाएगा, राजा रंक फ़कीर, यानी वो राजा हो या गरीब हो, रंक माने गरीब और फ़कीर, कोई भी हो उसे इस संसार से जाना ही है।
कहने का तात्पर्य है कि सारे दार्शनिक भाव उमड़ करके आ गए उस बस की हालत को देख करके। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यानी इस संसार से जाने के लिए एक छोटा सा बहाना चाहिए। कई बार लोग बड़ी शारीरिक चोट लग जाती है, बहुत गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, इसके बावजूद भी यदि उसे जीना होता है तो वो बच जाता है, और यदि मरना होता है तो कई बार एक साधारण सी चोट या साधारण सी बीमारी भी जानलेवा हो जाती है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। सचमुच शब्द इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि इतनी खराब बस का इंजन स्टार्ट भी हो सकता है। जैसे सारी बस ही इंजन हो, यानी बॉडी इतनी हिल रही थी, उसके पुर्जे कमज़ोर हो चुके थे कि वो पूरी बस ही इंजन सी लग रही थी। हम इंजन के भीतर बैठे हैं, कांच बहुत कम बचे थे, यानी बस की खिड़कियों में कांच बहुत कम थे, टूट चुके थे अधिकतर, और जो बचे थे अब उनसे हमें बचना था कि कहीं टूट करके हमें चोट ना पहुंचा दें, नुकसान ना पहुंचा दें। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम फौरन तुरंत खिड़की से दूर बैठ गए, सरक गए, यानी खिसक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, क्योंकि पूरी बॉडी हिल रही थी, पूरी बस हिल रही थी, तो इंजन ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे सीट के नीचे ही रखा हुआ हो। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यहाँ लेखक ने एक राष्ट्रीय आंदोलन का संदर्भ लिया है, उसे जोड़ने की कोशिश की है। कहने का तात्पर्य यह है कि गांधी जी ने जो 1920 में असहयोग आंदोलन किया था और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसका उद्देश्य यही था, या उसका रूपरेखा ये थी कि जो ब्रिटिश शासन है उससे भारतीय जनता, भारतीय जनमानस असहयोग करे, सहयोग नहीं करे, यानी कानूनों का पालन पूरी विनम्रता से ना करे। कोई हिंसा नहीं, लेकिन हम कानूनों का पालन नहीं करेंगे, हम अपनी मन मर्जी करेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो लेखक ने यहाँ कहा है कि बस ने शायद उस उम्र को, उस दौर को देखा है और अनुभव प्राप्त किए हैं, इसलिए आज वो वैसा ही व्यवहार कर रही है कि बस का कोई भी अंग, कोई भी पुर्जा बॉडी का एक दूसरे से कोई सहयोग नहीं कर रहा है, सब इधर उधर हिल रहे हैं, सब अपने हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी बस ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा है, जो सीट जिस पर बैठे हैं लेखक और उनके मित्र, वो बस से ऐसा लग रहा है कि पूरी हिल रही है, तो ये असहयोग चल रहा है। कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी यानी बस का पूरी चेचिस आगे निकल जाएगी, भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यानी अब वो हैबिचुअल हो गए, अभ्यस्त हो गए उस बस में बैठने के। ये समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, क्योंकि सीट को स्थिर रखने के लिए अन्य जगहों को पकड़कर, अन्य चीज़ों को पकड़कर रखना पड़ रहा था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रख लिया, यानी ड्राइवर सीट के बगल में रख लिया और उससे पाइप लगा करके इंजन में लगा दिया। पेट्रोल की जो टंकी थी, यानी डीजल की जो टैंक था, वो ख़राब हो गया। नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं, पार्टनर जो इसमें बैठे हैं, ऐसा ना हो कि इंजन को निकाल कर गोद में रख लें और नली से जो पेट्रोल पिलाएंगे वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को मुंह में दूध की शीशी लगाती है। ये एक उपहास था, एक ये व्यंग्य था कि इतनी ख़राब हालत है कि पेट्रोल की टंकी भी सही सलामत नहीं है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील प्रति घंटे की हो गई थी, यानी बहुत धीमी हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कब कौन सी चीज़ खराब हो जाएगी, कब कौन सी चीज़ एक दूसरे से अलग थलग पड़ जाएगी। ब्रेक भी फेल हो सकता है, स्टीयरिंग भी टूट सकती है जिसे नियंत्रण किया जाता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, क्योंकि पन्ना और उसके आसपास का क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो चारों तरफ वन संपदा भरी हुई है, तो दृश्य बहुत सुंदर थे, सुहावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर एक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, यानी इतना सुंदर और सुहावना मौसम, इसके बावजूद भी लेखक को दुश्मन लग रहा था। तो प्रश्न अभ्यास में एक प्रश्न भी है कि लेखक को हर पेड़ दुश्मन क्यों लग रहा था। तो उसकी वजह ये थी कि बस कब किससे टकरा जाएगी कह नहीं सकते, कब कौन सा पार्ट फेल हो जाएगा, कब ब्रेक फेल हो जाएंगे, कब स्टीयरिंग फेल हो जाएगी और इन पेड़ों से जाकर के टकरा जाएगी, कहना मुश्किल है। तो इस डर से
हर एक पेड़ दुश्मन लग रहा था। जब एक पेड़ निकल जाता था तब राहत की सांस लेखक लेता था। एकाएक कोई झील दिखाई दी जाए तो ऐसा लगने लगता था कि कहीं ऐसा ना हो बस मुख्य सड़क छोड़ करके, रास्ता छोड़ करके झील में जा करके गोता लगाने लगे, यानी डुबकी लगाने लगे। गर्मी के कारण मन हो जाए नहाने का तो नहाने भी लगे वहाँ पर, ऐसा लेखक सोचने लगा। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीब उपाय की, लेकिन वह नहीं चली। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। वही बॉडी हिलने लगी चारों तरफ। कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक है, यानी ये तो इत्तेफाक नहीं संयोग, ये तो संयोग है कि आज खराब हो गई है, वरना बस तो बहुत अच्छी है। अब लेखक के हिसाब से इसमें विरोध नजर आ रहा है कि बस कंपनी के मालिक के हिसाब से बस अच्छी है, लेकिन वाकई में बस कितनी खराब हो चुकी है, कितनी कबाड़ा हो चुकी है वो। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे, क्षीण माने कमजोर, पेड़ों की जो छाया पड़ रही है उससे चांदनी धीरे धीरे छन करके, चांदनी में रोशनी, क्योंकि रात्रि में यात्रा हो रही है। ये बस बड़ी दयनीय लग रही है। उसकी जो दशा है, उसकी दुर्दशा है, उसकी जो गति इतनी धीमी है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई वृद्धा यानी बूढ़ी महिला थक करके बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही है। ग्लानि का भाव, घृणा का भाव। घृणा किस बात पर आ गई लेखक को, या ग्लानि का भाव कि ऐसी जर्जर बस पर, ऐसी बूढ़ी बस पर हम सवार हैं, लद कर चले आ रहे हैं। अगर कहीं इसका प्राणांत हो गया, यानी प्राण अंत, मृत्यु हो जाना, तो वियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। वियावान में सुनसान जंगल, और अंत्येष्टि मीन्स अंतिम संस्कार, यानी इस बस को निकाल करके, यानी अगर इसकी डेथ हो जाती है तो हमें यहीं इसके अंतिम संस्कार, अंतिम क्रियाक्रम करना पड़ेगा, चिता में इसको चढ़ाना पड़ेगा। तो जो हिस्सेदार साहब थे उन्होंने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस जैसे तैसे आगे चली। उसकी चाल एक तो पहले ही कम थी, अब और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी जो उनकी हेडलाइट्स थी बस की, वो भी बंद होने की स्थिति में आ गई। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई अगर गाड़ी आते दिखाई देती तो वह किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। कहने का मतलब वो ऐसा मानवीकरण यहाँ किया है बस का, गद्य में भी मानवीकरण का दृश्य है कि अगर कोई नई बस या नया कोई साधन आता तो वो किनारे हो जाती। किनारे इसलिए ड्राइवर को करना पड़ता है कि कहीं टकरा ना जाए। तो ये भाव प्रकट होता है कि उसकी बुढ़ापा आ गया, उसकी गति धीमी है, उसकी आंखों की रोशनी नहीं रह गई, हेडलाइट्स खराब है, तो बेटी निकल जाओ, हम धीरे धीरे टटोलते हुए चलते आएंगे। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे, पुल जो सड़क को क्रॉस करते हुए पुल बनाए जाते हैं छोटे। एक टायर फिस से बैठ गया, यानी टायर पंचर हो गया, उसकी हवा निकल गई। बस बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, रुक गई। अगर स्पीड में होती, अगर उसकी गति वाकई बस के हिसाब से होती 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऐसा लगता कि उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हुए फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। तो कंपनी के हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा का भाव का क्या कारण था कि चूंकि लेखक और उसके मित्र तो पहली बार सफ़र कर रहे हैं, ये तो अपनी बस के बारे में जानते हैं, इन्हें सभी चीज़ें पता है। बस का टायर इतने कमज़ोर हैं, जानलेवा हैं, कभी भी पंचर हो सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसी बस में सफ़र कर रहे हैं, यानी अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं टायरों के लिए। तो उत्सर्ग की, यानी प्राणों के बलिदान कर देने की जो भावना है वो दुर्लभ है, ऐसे लोगों में कम मिलती है जो जानते हुए भी जान जोखिम में डालें। तो लेखक ये कहता है कि ऐसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना था, जो कम से कम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तत्पर रहता। अगर बस नाले में गिर जाती मान लो, तो हम सब मर जाते, और देवता, जो स्वर्ग में बैठे देवता हैं, वो बाहें पसारे हुए हमारा इंतजार करते और कहते कि देखो वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी वो कितना कंजूस है, कितना मुनाफाखोर है, मुनाफा चाहता है लेकिन उसको बस के में उसका रखरखाव नहीं करना चाहता, मेंटेनेंस पर पैसा नहीं खर्च करना चाहता है, वो मुनाफे की सोच रखता है, यानी लोभी के किस्म का है।
प्राण भले ही चले जाएं लेकिन खर्च नहीं होना चाहिए। दूसरा, घिसा टायर बस पे लगा दिया गया, क्योंकि जो स्टेपनी होती है वो कौन सा नई थी, वो भी पुरानी टायर थी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की, पन्ना सिटी का नाम है, उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और सीधे उस लोक परलोक को प्रयाण कर पर जाना है। यानी बस की इतनी दुर्दशा है, इतनी हालत ख़राब है कि कहीं भी दुर्घटना हो सकती है, उन सब की मृत्यु हो सकती है। तो जब आदमी की संकट की स्थिति में होता है और कोई उपाय नहीं होता है, तब आदमी का जो भय है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और वो अपने आप को भगवान भरोसे छोड़ देता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने कहीं भी पहुंचने की उम्मीद अब छोड़ ही दी। समय पर पहुंचना तो दूर की बात है। हमारी बेताबी और जो तनाव थे वो सारे खत्म हो गए। जब दर्द हद से गुजर जाता है तो दवा बन जाता है। अब वो इत्मीनान से बैठ गए सभी लोग, और चिंता जो थी समय पर पहुंचने की, कोई दुर्घटना ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, इस तरह की सब धीरे धीरे चिंताएं समाप्त हो गई और हंसी मजाक चालू हो गया। और इस कहानी के माध्यम से आपने देखा कि बस की जो हालत ख़राब थी, बस कंपनी के हिस्सेदार हैं, वो जानते हुए भी उसको ठीक नहीं करा रहे हैं, उस पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं। लोगों के पास यात्रा का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मजबूरी में इस तरह की बसों से यात्रा करनी पड़ती है। जो राज्य सरकारें हैं या जो सरकारें हैं जिसके अधीनस्थ ये परिवहन विभाग है, वो भी ऐसी बसों को ध्यान नहीं देते, अनदेखा करते हैं। अन्यथा आरटीओ विभाग के पास ये पावर है कि इस तरह की बसों को चलने से वो मना कर सकें। तो अब ये कहानी बहुत पहले लिखी गई है। कुछ क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी परिवहन व्यवस्था बहुत ख़राब है और जर्जर स्थिति में, और लेकिन देश के बहुत से हिस्सों में बहुत अच्छी व्यवस्था हो चुकी है। हमारे पास बहुत अच्छे यातायात के साधन हैं, हमारे पास विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। तो ये कहानी आपने अभी सुनी मेरे द्वारा। प्रश्न अभ्यास में जो बच्चे हैं, जो प्रश्न अभ्यास है उसमें जहाँ जो क्वेश्चन है, मैंने उन बिंदुओं पर मैंने अधिक बल दिया है व्याख्या करने में। आप अगर कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। चूँकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो फिर आपके लिए सुनना शायद मुश्किल हो जाए। तो मैं ये कहानी यहीं समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।